अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉट थ्रेडी। आज के वीडियो में हम रेंडर सेटिंग्स के हवाले से कुछ बात करेंगे कि माया में अगर आप रेडशिफ्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको सेटिंग्स जो है वो क्या रखनी पड़ती हैं। ये सवाल मुझसे एक भाई ने पूछा था कि यार आप अपनी सेटिंग्स जो है, जो रेडशिफ्ट सेटिंग्स आप यूज़ करते हो वो हमारे साथ भी शेयर करो। तो इसमें कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है, बट इसकी कुछ चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं कि आप किस तरह का जो है वो रेंडर या किस तरह का आउटपुट जो है वो चाह रहे हैं। अच्छा, रेंडरिंग वगैरह हम करते क्यों हैं? क्योंकि आपको अगर किसी का 3D विजुअल जो है आपको क्रिएट करना है किसी भी मॉडल का, तो आप अपनी 3D फाइल को ले लेके जो है वो सब जगह घूमते नहीं हैं, ठीक है। आप अगर किसी क्लाइंट को जो है वो अपडेट देना चाह रहे हैं कि भाई आपने अभी तक इतना काम कर लिया, तो आप उसे एज अ रफ, अगर एनिमेशन है तो प्ले ब्लास्ट बना के उसको आप दे सकते हैं, वरना आप अपने छोटे छोटे विजुअल्स क्रिएट करके भी इसकी अपडेट दिखा सकते हैं। तो आज हम सारी इस पे बात करेंगे एंड मैं जो है वो इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें जो है वो हम अभी स्किप कर देंगे क्योंकि आगे भी अभी देखनी है। वैसे तो मैंने पूरी टाइमलाइन डिसाइड करके रखी थी कि हम क्या क्या काम जो है वो साथ साथ करते रहेंगे, बट आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ मैं एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोग मुझसे जो है वो चीज़ें पूछ रहे हैं और मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं आपकी जो है वो रिक्वेस्ट पे अमल करूँ और आपके साथ जो चीज़ें आपको पूछनी है वो आपके साथ या अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करूँ। सो आज हम माया में रहते हुए रेडशिफ्ट की कुछ सेटिंग्स देखेंगे एंड रेडशिफ्ट की सेटिंग्स देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री वगैरह का होना भी ज़रूरी है। एक लाइट होगी, एक ज्योमेट्री होगी और कुछ अगर बैकड्रॉप वगैरह है तो वो भी आप रख सकते हैं। बट सबसे पहले तो आप माया को ओपन कर लें एंड मेक श्योर करना है कि आपका रेंडर इंजन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास ऑलरेडी लोडेड हुआ है, सही है। सो आपने जाना है यहाँ से रेंडर सेटिंग्स के टैब में एंड आपके पास यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स का जो है वो पूरा टैब आ जाएगा। इसके अलावा रेंडर यूजिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा रेंडर इंजन जो है वो उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, या लेट्स से कि हमारे पास रेडशिफ्ट हम यूज़ करना चाह रहे हैं और अभी आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप ये कर सकते हैं कि आपने पहले तो मेक श्योर करना है कि आपने बिल्कुल करेक्टली जो है उसे इंस्टॉल किया है। माया को बंद करके चीज़ें इंस्टॉल किया करें एंड इसके बाद आपने जाना है यहाँ से विंडोज़ में जाने के बाद सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस में यहाँ पे आपके पास प्लग इन मैनेजर आ रहा है। प्लग इन मैनेजर में जाके आपने इसके ऊपर जो है वो चेक्स लगाने हैं कि आप इसको लोड करना चाह रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रेडशिफ्ट का एंड यहाँ से आप इसे लोडेड करके और ऑटो लोड कर सकते हैं। ऑटो लोड से ये होगा कि आप जितनी दफ़ा माया को बंद करके ओपन करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे लोडेड हुआ होगा और आपको बार बार जो है इसमें जाके इसे लोड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कुछ बेसिक्स को देखते हैं और मैं अभी ये करता हूँ कि मैंने जो है वो दो तरह के प्रीसेट्स बनाए हुए हैं, लो रेजोल्यूशन और मीडियम रेजोल्यूशन। इसका फ़ायदा ये होता है कि लेट्स से कि हमारे पास रेडशिफ्ट में जो है IPR रेंडर भी मौजूद है, बट IPR जो है वो प्रोग्रेसिव रेंडरिंग कर रहा होता है। मैं प्रोग्रेसिव का अभी आपको बताता हूँ कि वो है क्या चीज़। IPR जो है, अगर आपके पास ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा है, पॉलीगॉन्स बहुत ज़्यादा है आपके सीन में, तो आपका IPR भी जो है वो आपकी रेंडर को जो है वो स्लो डाउन कर सकता है। लो रेजोल्यूशन में ये होता है कि हमारे पास मैंने सेटिंग्स जो है बहुत ही कोई गिरी भी रखी हैं और इसमें ये होता है कि आप के पास नॉइज़ भी आ रही होगी बट आपको मटीरियल्स, लाइट्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगी एंड आप इजीली अपने क्लाइंट को क्विकली जो है वो अपडेट कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस वगैरह आप करने हैं तो आप उसमें उससे अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी ज्योमेट्री वगैरह लोड कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे आउटलाइनर में कुछ ज्योमेट्री रखी हुई है, जैसे कि ये माइक्रोफोन है जो हमने प्रीवियसली मॉडल किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर एक लिंक आ रहा है टॉप पे, आप उससे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन है एंड इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक अदद लाइट भी मौजूद है। मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपको देता हूँ। ये प्लेन मैंने जो है वो प्लेन के थ्रू बनाया है और यहाँ पर इसका कुछ पार्ट एक्सट्रूड करके इसमें एक्स्ट्रा एजेस ऐड करी हैं, ठीक है। ये माइक्रोफोन का मॉडल हमारा सेम वही है जो हमने पहले मॉडल किया था एंड एक अदद यहाँ पर हमने इसके ऊपर लाइट लगाई हुई है, रेडशिफ्ट फिजिकल लाइट, और इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे मैंने इसको इंटेंसिटी जो है वो उसकी 25 रखी हुई है, इसकी विजिबिलिटी अभी ऑफ़ करी हुई है एंड इसके अलावा इसमें कुछ नहीं किया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ इसके बाद मटेरियल्स असाइन करे हुए हैं। मैंने बैकड्रॉप के ऊपर एम्बिएंट ऑक्लूजन अप्लाई किया हुआ है ताकि जो है 1 किलो मेरे पास देखने को मिल जाए एंड यहाँ पर मेरे पास मैंने एक सिंपल सा प्लास्टिक शेडर इसके ऊपर अप्लाई किया है और इसकी रफनेस जो है वो कम रखी है, यानी कि रिफ्लेक्शन की जो रफनेस है वो कम रखी है। सबसे पहले रेंडर सेटिंग्स में जंप करते हैं एंड मैं यहाँ से इसको प्रीसेट मैंने अपने प्रीसेट बनाए मैं वो सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। हम इसे टाइम टू टाइम देखते रहेंगे एंड कैमरा सेट कर लेते हैं पर्सपेक्टिव। अभी हम एक ही कैमरा के थ्रू काम कर रहे हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ IPR रेंडर पे।
IPR पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ रेंडरिंग एक हो रही है, और अगर आप नोटिस करें तो ये अभी हमारे पास प्रोग्रेसिव रेंडरिंग चल रही है। नीचे हमारे पास यहाँ पे एक बार आ रहा है जो कि शो कर रहा है कि आपकी प्रोग्रेसिव रेंडरिंग जो है वो अभी इतनी कंप्लीट हो गई है। मतलब कि ये अभी अपना भरपूर टाइम लेगा कि हर तरह से कैलकुलेशन करेगा कि नॉइज़ हटानी है और रिफ्लेक्शन वगैरह किस तरह से फ़्लो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी ये कैलकुलेट करेगा, एंड इसे 100% होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो IPR में आप ये कर सकते हैं कि जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉमन टैब पे आते हैं, एंड आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर कुछ आपके पास ये आ रहा है कि भाई आप इसमें नेम वगैरह जो भी आप इमेज या एनिमेशन सेव करेंगे उसके नेम प्रीफिक्स वगैरह आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेट कंप्रेशन क्या रखना चाह रहे हैं, OpenEXR, PNG, JPEG, टारगा, जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से रख लें। आपने अगर कोई एनिमेशन क्रिएट करी है तो आप यहाँ से इसकी रेंज डिफ़ाइन करके एंड इसमें आप इसका आउटपुट निकाल सकते हैं बैच रेंडर करके, ठीक है। रेंडरेबल कैमरास, जितने भी कैमरास आपके पास होंगे आपके सीन में वो आप यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट करके एंड उसकी रेंडरिंग कर सकते हैं। नीचे हमारे पास रेजोल्यूशन आ रही हैं। रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो हमारे पास आती है वो HD 540 आती है, एंड अभी के लिए हम 640x480 रख लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम साथ साथ मॉडलिंग का काम कर रहे हैं। सो मॉडलिंग में हम उसके बाद हम इसके ऊपर शेडर्स वगैरह अप्लाई करके एंड हम चाहते हैं कि भाई इसकी अपडेट क्या आ रही है, मतलब कैसा दिख रहा है हमारा विजुअल। तो उसके लिए आप मिनिमम सी वैल्यू रख सकते हैं अपनी रेजोल्यूशन के हवाले से। नीचे हमारे पास यहाँ पे मिसक्लेनियस में इनेबल डिफ़ॉल्ट लाइट ऑन हुआ रहा है, और ये हमें जो है ऑफ़ करना पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ कि आउटलाइनर में मैं जाके मैं अपनी जो मेरी एक अदद लाइट लगी थी मैं उसे हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद अगर मैं अभी इसका IPR लेता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट वाली लाइट आ रही है जो माया के अंदर इनेबल हुई हुई है। अगर हम इससे अनचेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या हमारा IPR में रेंडर अपडेट होता है कि ये देखें बैकड्रॉप मेरा जो है वो ग्लो कर रहा है क्योंकि मैंने उसके ऊपर एम्बिएंट ऑक्लूजन अप्लाई किया हुआ है। अगर इसे मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये भी पूरा ब्लैक आउट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपनी लाइट ऑन कर लेते हैं। लाइट ऑन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारा विजुअल जो है वो कुछ इस तरह का आ रहा है, बट स्टिल IPR रेंडर ही काम कर रहा है अभी। IPR का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने कैमरा की मूवमेंट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। जो भी आप कैमरा एंगल रखना चाह रहे थे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई मटेरियल्स वगैरह चेंज करने हैं, कलर वैल्यूज़ चेंज करनी है, वो आप यहाँ से IPR के थ्रू क्विकली अपडेट करके एंड अपना प्रोग्रेसिव रेंडरिंग जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइट्स वगैरह को देखना चाह रहे थे कि आपकी लाइट्स की प्लेसमेंट क्या है, सो आप ये सारी चीज़ें IPR के थ्रू कर सकते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। सो रेडशिफ्ट एक तो ये है कि बहुत ही फास्ट है, प्लस इसमें आप वही वाली बात है कि आप जितना गुड़ डालेंगे यानी कि जितना अच्छा आपका GPU होगा उतना ही अच्छे आपके पास और उतना ही फास्ट रिज़ल्ट जो आपके पास बन के आएगा। सो अभी मैं एस्केप प्रेस करके अपनी IPR रेंडरिंग यानी कि प्रोग्रेसिव रेंडरिंग को जो है वो कैंसिल करता हूँ, एंड कॉमन टैब्स में हमारे पास बस यही सारी चीज़ें थी। आउटपुट पे चलते हैं, और अभी तो आपने IPR रेंडर ही देख रहे थे अभी हम, ठीक है। बट लेट्स से कि अगर मैं इसका अगर रेंडर प्रीव्यू देखना चाह रहा हूँ, सो रेंडर प्रीव्यू में मेरे पास क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेलेक्ट हुई हुई है, एंड यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पे बेहद नॉइज़ आ रही है, यानी कि इस तरह का विजुअल आप इसे फाइनलाइज तो नहीं कह सकते कि भाई ये बिल्कुल फाइनलाइज है, ये आप ऐसे नहीं कह सकते इसको। एंड इसमें हम कुछ वैल्यूज़ को ट्वीक करके और अपना रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सो थोड़ी बहुत चीज़ें देख के हम इसके ऊपर काम करेंगे एंड अपना रिज़ल्ट जो है वो इससे काफ़ी अच्छा करने की जो है वो कोशिश करेंगे। सो आउटपुट में सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रेसिव रेंडरिंग का जो है वो टैब आ गया है। और प्रोग्रेसिव रेंडरिंग क्या चीज़ होती है, आपने अगर अपनी वीडियोस वगैरह को आप अगर रेंडर आउट करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि फॉर्मेट्स में लिखा होता है 720p या 720i। तो P का मतलब होता है प्रोग्रेसिव और I का मतलब होता है इंटरलिस्ट। तो इंटरलिस्ट ये होता है कि 1 पिक्सल की एक लाइन ये होगी और 1 पिक्सल की लाइन ये होगी, मतलब कि लेफ़्ट और राइट पे जो है आपका डेटा जो है वो सेव हो जाता है और 1 बाय 1 करके जो है वो सीक्वेंस में आपकी इंटरलेस रेंडरिंग हो रही होती है। इसी तरह से प्रोग्रेसिव में क्या है कि अगर मैं प्रोग्रेसिव रेंडर को दिखाऊँ तो ये एक साथ मेरी इमेज जो है वो पूरी इमेज एक साथ ही निकल के आ रही है। और अगर मैं अभी इसके ऊपर रेंडरिंग करता हूँ तो रेंडरिंग में मेरे पास यहाँ पे स्पायरल मोड सेलेक्ट हुआ हुआ है, और इस अगर इसमें इंटरलेस वाला ऑप्शन होता है तो इंटरलेस में क्या होता है कि जिस तरह से हमारे टेलीविज़न में होता है कि 1 बाय 1 जो है वो लाइंस आ रही होती हैं, ठीक है। सो आप इनको इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिफाइड सैम्पलिंग है। रेडशिफ्ट में एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, और इंटेलिजेंट सिस्टम ये है कि इसमें यूनिफाइड सैम्पलिंग है, मतलब कि अडैप्टिव एरर थ्रेशोल्ड। जो भी आपकी नॉइज़ आपके विजुअल में आ रही है
अभी तो आप ये कह रहे थे कि भाई हमें अपने मॉडलिंग का जो भी हमने लाइट वगैरह अप्लाई करी है उसका एक विजुअल देखना है, बट विजुअल देखने के बाद अगर आपका विजुअल अप्रूव हो जाता है तो आप उसको अब फाइनलाइज़ करेंगे। फाइनलाइज़ करने का तरीका ये होता है कि आप इसमें से नॉइज़ हटाएंगे, रिफ्लेक्शंस को ठीक करेंगे, और शेडोज़ वगैरह अगर शार्प आ रहे हैं तो उनको स्मूथ करेंगे। सही है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखते हैं। अभी हमारी मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हमने एक तो रेजोल्यूशन भी कम रखी है, जिससे हमारी इमेज जो है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं आ रही, क्योंकि पिक्सल्स कम है हमारी इमेज में। एंड एक और चीज़ ये आ रही है कि हमारे पास नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है हर तरीके से, रिफ्लेक्शंस में, शेडोज़ में, लाइट्स में। ठीक है, सो इनको जो है वो हमें करेक्ट करना है। और आपके पास, आप चाहें तो माया की बाय डिफ़ॉल्ट वाली रेंडर विंडो जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आपके पास यहाँ पे रेडशिफ्ट के ऑप्शंस में रेडशिफ्ट रेंडर व्यू भी आ रहा है। सो आप यहाँ से भी इसके चेक कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव रेंडरिंग और बॉक्स रेंडरिंग, बकेट रेंडरिंग जो होती है वो आप यहाँ से इस पर कर सकते हैं। बट एक ही बात है, और हम यहाँ पे यूनिफाइड सैम्पलिंग्स में अपने कुछ सैम्पल्स वगैरह को इंक्रीज़ करते हैं, और इससे ये होता है कि मिनिमम सैम्पल्स और मैक्सिमम सैम्पल्स से ये होता है कि आपके एक पिक्सल के ऊपर लेट्स से कि अगर एक रे फायर की जा रही है जिससे आपके पास अभी नॉइज़ आ रही है, सो आप यहाँ पे मिनिमम सैम्पल्स और मैक्सिमम सैम्पल्स की रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि लेट्स से कि आपको एक पिक्सल के ऊपर मिनिमम 4 रेज जो है वो पास आउट करनी है। एंड मैक्सिमम सैम्पल्स में ये कर सकते हैं कि अगर आपकी 4 रे पास करने के बाद भी अगर आपकी पिक्सल में नॉइज़ है तो फिर आप अपने मैक्सिमम सैम्पल्स की तरफ जा सकते हैं कि लेट्स से कि अगर 1 से काम नहीं हुआ, 2 से काम नहीं हुआ, 3 से काम नहीं हुआ, 4 से काम नहीं हुआ, तो फिर आप उसके बाद 5, 6, 7, 8 आगे भी जा सकते हैं जब तक कि आपकी नॉइज़ हट नहीं जाती है। तो ये यूनिफाइड सैम्पलिंग का काम होता है। एंड एडेप्टिव एरर थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू अभी हमारे पास आ रही है, ये बहुत ही अच्छी वैल्यू है, इसे इसी तरह से स्टॉक ही रहने देते हैं। और अगर आप इसे इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, मतलब मिनिमम नंबर्स और मैक्सिमम रिज़ल्ट, मैक्सिमम आउटपुट, और अगर ज़्यादा नंबर्स होंगे तो फिर मिनिमम आउटपुट होगा। सो हम इसमें कुछ वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके देखते हैं कि हमारे रेंडर पे जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। एंड मैं अपना जो है वो नॉइज़ी सा जो मेरा एरिया है मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से कि इतना, और आप ड्रैग करके सिंपली अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं यहाँ पे मिनिमम सैम्पल्स में इसकी कुछ वैल्यूज़ इंक्रीज़ करके देखता हूँ, लेट्स से कि मैं ऑल द वे अप टू 32 लेके जाता हूँ, और मैक्सिमम सैम्पल्स जो है वो मिनिमम सैम्पल से ज़्यादा ही होंगे। सो लेट्स से कि इसको हम क्वार्टर कर लेते हैं, मतलब कि 3 टाइम्स इससे इंक्रीज़ करके रखते हैं। लेट्स से कि आप इसे 512 भी ले जा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 1024 तक लेके जा सकते हैं। सो इसे 256 करके देखते हैं। ठीक है, सो इस रीजन को मैं रेंडर आउट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है रेंडर रीजन का। एंड मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो मेरा रेंडर रीजन है मैं इस पर अपना रिज़ल्ट देख सकता हूँ। सो आपने देखा कि यूनिफाइड सैम्पलिंग को सिर्फ चेंज करने से, मतलब इसमें नंबर कुछ वैल्यूज़ को चेंज करने से हमारे पास हमारा रिज़ल्ट जो है वो कितना शार्प हो गया और कितना जो है वो क्लियर आउट हो गया नॉइज़ के ज़रिए। सो हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है कि हमारे बैकग्राउंड में भी जो है वो अच्छी खासी नॉइज़ थी और अब नहीं है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो नॉइज़ थी वो भी अब हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रही है। सो आपकी ज्योमेट्री आपके मैच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नॉइज़ जो है वो किसकी वजह से आ रही है, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट किसकी वजह से आ रही है। सो आपने ये सारी चीज़ें देख के एंड यूनिफाइड सैम्पलिंग आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे भी जा सकते हैं, बट उससे ये होगा कि आपका जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड लेट्स से कि इसे 128 रखते हैं, और मैं अब अपनी पूरी इमेज को जो है वो रेंडर आउट करता हूँ। सो आप देखें कि यहाँ पर जो है वो अब ये टाइम लेना शुरू कर दिया है, और जो इमेज हमारे पास 1 सेकंड या 2 सेकंड में तैयार हो रही थी अब वो कोई 30 सेकंड या 40 सेकंड तक जाके तैयार होगी। सो आप अपने इस तरह से अपने विजुअल्स को जो है वो शार्प आउट कर सकते हैं। बट अभी तो ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही मैश है एंड इसमें कोई इतनी ज़्यादा हाई पॉलीगॉन्स नहीं है, और आप इसमें मज़ीद जो है अगर आपके पास ज़्यादा पॉलीगॉन्स होते तो फिर आपके पास यहाँ पे रेंडर टाइम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता था, 1 घंटा 2 घंटे पे भी जा सकता था। पर एनीवे अभी इसने 36 सेकंड्स लिए हैं पूरी इमेज को रेंडर आउट करने के लिए। बट अगर आप पीछे जाते हैं जैसे कि हमारे पास 4 और 16 वाले जो सैम्पल्स थे, और मैं अपनी इस इमेज को कीप कर रहा हूँ ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ अपने रिजल्ट्स को। एंड मैं अगेन इसे रेंडर आउट करता हूँ, और इस दफ़ा मैंने जो है वो बहुत ही मिनिमम वैल्यूज़ ली हैं। सो 4 सेकंड्स और 36 सेकंड्स में आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, ये विद नॉइज़ है और ये विदाउट नॉइज़ है। ओके, सो एक इसमें तो ये चीज़ है कि आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट स्टिल आपकी इमेज अगर शार्प नहीं हो रही है
और उसकी वजह ये है कि आपकी रेजोल्यूशन जो है वो काफ़ी लो है। सो आप अगर HD रिजल्ट्स पे जाते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी इमेज जो है वो शार्प होना शुरू हो जाएगी। बट अभी हम इसको 640x480 ही रखते हैं। एंड इसके अलावा लेट्स से कि आपके विजुअल में, आपके सीन में जो है वो बहुत सारे ऐसे सरफेसेस हैं कि आपके पास 100 लाइट्स लगी हुई हैं और 100 विंडोज़ है जिनमें जो है वो डिफ्यूज़ भी है, रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है और ये सारी चीज़ें हैं। तो उनके लिए आपको आपके शेडर्स में ही सैम्पल्स देखने को मिल जाते हैं कि अगर आपके पास में नॉइज़ आ रही है तो आप यहाँ से भी इनके सैम्पल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं लाइट्स के और मटेरियल्स के, ठीक है। बट अगर आपके पास अगर इतने ज़्यादा हैं जैसे कि 100 या 50 की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए फिर आप यहाँ से सैम्पलिंग ओवरराइड्स ऑन कर सकते हैं। और यूनिफाइड सैम्पलिंग से तो ये होता है कि आप अगर इसे इंक्रीज़ करेंगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की अगर आप ओवरराइड्स ऑन करते हैं तो इसमें आपके पास इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता आपके टाइम के ऊपर, बट आपके रिज़ल्ट्स जो है वो अच्छे हो जाते हैं। सो यहाँ से भी आप अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ से, मैक्सिमम सैम्पल्स जो हैं आपके यूनिफाइड सैम्पलिंग वाले, उनसे ज़्यादा ही वैल्यूज़ रखिएगा। लेट्स से कि अभी 16 हुआ तो आप यहाँ पे सैम्पलिंग ओवरराइड्स में 32 इन सब की वैल्यूज़ ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। रिफ्लेक्शन में चाहिए, एम्बिएंट ऑक्लूजन में चाहिए, लाइट पे चाहिए या सिंगल स्कैटरिंग पे चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मोशन ब्लर है। मोशन ब्लर में भी आप इसे एक्टिवेट करके, और इसमें भी आपके पास नॉइज़ आएगी तो आप यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ वगैरह को ट्वीक करके एंड अपना रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं अच्छा सा। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरनमेंट वगैरह है। आप यहाँ से अपने सन वगैरह को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप एक्सटीरियर से एनवायरनमेंट वगैरह लेकर आना चाह रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास AOVs हैं। AOVs का क्या होता है कि ये रेंडर पासेस होते हैं कि लेट्स से आपके पास डिफरेंट चैनल्स में आपका रेंडर डिवाइड हो जाता है, डिफ्यूज़ में, रिफ्लेक्शन में, लाइट्स में, शेडोज़ में, ये सारी चीज़ें आपके पास सेपरेटली आ रही होती हैं। एंड इनको आप किसी और सॉफ्टवेयर में ले आके और इनको आपस में कंपोजिट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रिलेटेड टू हेयर और VFX वगैरह का जो काम होता है उसके थ्रू आप यहाँ से अपनी वैल्यूज़ को ट्वीक करके एंड अपने रिज़ल्ट को जो है वो अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो GI है। GI का मतलब क्या है? GI का मतलब ये है कि भाई ग्लोबल इल्यूमिनेशन। अच्छा, तो GI का काम ये होता है कि आपके रूम में अगर कहीं से रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, और नेचुरली बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी लाइट जो है वो एक जगह पे स्टिल नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं स्कैटर करती है। और सरफेसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सरफेस जो है वो कैसा है, ग्लॉसी है, रिफ्लेक्टिव है, नॉन रिफ्लेक्टिव है। सो उस सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है एंड आपकी लाइट जो है वो डिफरेंट तरीके से स्कैटर कर रही होती है। सो अभी हमारी प्राइमरी GI इंजन और सेकेंडरी GI इंजन जो है वो ऑफ हुआ है और इससे भी हमारे रेंडर पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट जो है वो पड़ता है। अभी जो हमारे पास यहाँ पे रेंडर आ रहा है वो उसमें GI इंजन ऑफ हुआ है, और अगर हम बिल्कुल ही बेसिक्स अगर GI इंजन ऑन रखते हैं, जैसे कि ब्रूट फोर्स है और ये बहुत ही बेसिक्स है, तो आप इसे सिलेक्ट करके एंड नंबर ऑफ़ GI बाउंसेस आपके पास 3 आ रहा है, और अगर 3 रखेंगे तो इसमें स्टिल हमारे पास जो है वो GI की अपनी नॉइज़ आना शुरू हो जाएगी। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ से आउटपुट में इसके सैम्पल्स बाय डिफ़ॉल्ट वाले ही रखे हैं, और अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा तो मेरा टाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। बट मैं GI बाउंसेस की जो नंबर्स हैं उनको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, जैसे कि 15, एंड हम अपना रेंडर जो है वो चेक करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है GI को ऑन करने से। सो GI को ऑन करने से ये होगा कि आपके सरफेस में जो है वो लाइट अब सेकेंडरी बाउंसेस के तौर पे रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगी, और मल्टीपल टाइम जो है वो कहीं ना कहीं जो है रिफ्लेक्ट करके और बाउंस कर रही होगी। और आपको अगर फ़र्क इसमें नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको फ़र्क दिखा देता हूँ कि ये हमारी जो है वो GI वाली इमेज है एंड ये वाली हमारी जो है वो विदाउट GI वाली इमेज है। सो आप इसमें अच्छा खासा फ़र्क जो है वो देख सकते हैं कि आपके पास जब सेकेंडरी बाउंसेस ऑन हुए हैं तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है। सो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, और GI में हमारे पास डिफरेंट तरह के इंजन्स हैं एंड इनके ऊपर हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा आपके पास सब सरफेस स्कैटर के हवाले से कुछ सेटिंग्स हैं, फिर सिस्टम के हवाले से कुछ सेटिंग्स हैं कि आप अपने जो है वो मटेरियल ओवरराइड अगर रेंडर में ऑफ रखना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ से रख सकते हैं। आप ग्रे एंड वाइट वाला जो इफ़ेक्ट है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपने रेंडर के हवाले से जो भी आप सेटिंग्स देखना चाह रहे हैं कि आपके पास ग्राफिक कार्ड में कितनी मेमोरी है, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बकेट साइज़ आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये आपकी जो बकेट्स बन के आ रही हैं ये वाली, इनका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी 128 आ रही है, सो मैं इसे 64 कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब ये छोटा हो गया। इसके अलावा बकेट ऑर्डर क्या होगा, अभी हमारे पास स्पायरल हुआ है, सो आप इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं कि 1 बाय 1 जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली रेंडर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
अभी तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं क्योंकि हमारे पास इतना कोई एनवायरनमेंट में हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है जी, तो ये थी कुछ बेसिक्स रेंडर सेटिंग्स के हवाले से रेडशिफ्ट में, और इसमें आप इसकी वैल्यूज़ वगैरह को चेंज करके अपना रिज़ल्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। और आपने देखा कि GI से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे रेंडर पे अगर आप सैम्पल्स को इंक्रीज़ करते हैं तो अडेप्टिव एरर थ्रेशोल्ड का काम क्या है, और ये सारी चीज़ें आपने देखी। बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, GI आपका डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर कि आप वेदर इंटीरियर के ऊपर काम कर रहे हैं, एक्सटीरियर के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो आगे इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मज़ीद इसमें चीज़ें देखेंगे। और अभी ये वैसे ऑफ टॉपिक चले गए हम, क्योंकि मैं चाह रहा था कि सारी चीज़ें जो है वो पहले मॉडलिंग के हवाले से हम 1 बाय 1 करके चलते जाएं। एंड बट कोई बात नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि आप ये सोच रहे होंगे कि आप भी कोई मॉडलिंग के हवाले से काम करते जाएं, उसका अगर आप रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं मटेरियल्स वगैरह अप्लाई करके, तो वो आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने काम को जारी रखें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। मैं आपके कमेंट्स को जो है वो पढ़ रहा हूँ, किसी को भी अभी तक मैंने इग्नोर नहीं किया है। ठीक है, सो कोई भी बात है, कोई भी आप मुझसे चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं, सो आप अगर पूछेंगे नहीं तो अगर मुझे भी वो चीज़ नहीं आती तो फिर मेरी भी लर्निंग नहीं होगी। सो हम ये करते हैं कि आपस में एक दूसरे की लर्निंग को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, एक दूसरे की नॉलेज को जो है वो बढ़ाते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह से वीडियोज़ आती रहेंगी, एंड आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।